हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही छोटी चीज़ बट बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है पेंडुलम वर्सेस स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। यूजुअली क्या होता है, घाई में होते हैं जब स्टूडेंट्स एग्जाम में, वो दोनों को सेम समझते हैं और दोनों को सेम ही वे से सॉल्व करते हैं और कुछ भी करके आते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा ज़रूरी है डिस्क्रिप्शन होना। पेंडुलम क्या होता है, जिसमें एक बॉब ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो किसी एक पोजीशन के हिसाब से, किसी एक पोजीशन के आसपास। जैसे कि ये समझो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में मेरा बॉब घूमता रहेगा, उसी को कहते हैं हम ऑसिलेशन। या फिर दूसरा वे ऑफ डेफिनेशन है, मीन पोजीशन से टो जाएगा फ्रो जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, टो जाएगा फ्रो जाएगा, ये होता है मेरा पेंडुलम का कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बाहर आएगा अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा। या फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। अरे ये तो सेम है बोलो, दोनों तो क्या कर रहे हैं, दोनों तो वही मोशन कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों वही मोशन कर रहे हैं। तो देखो पहली सिमिलरिटी यही है, दोनों परफॉर्म करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या परफॉर्म करते हैं, दोनों परफॉर्म करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी मीन पोजीशन के आसपास दोनों झूलते हैं, दोनों आगे पीछे, दोनों टू एंड फ्रो जाते हैं, दोनों परफॉर्म करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो चलिए बात करें फोर्सेस की, तो यहाँ पे पेंडुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कोनिकल पेंडुलम। फोर्सेस जैसे आपको मन करना है आप रिजॉल्व कर सकते हो, कोई हार्डकोर रूल नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीजें करके दिखाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन की बात करूं तो देखो यहाँ पे मेरा हो जाता है ऐसा मास, ठीक है। और अगर मैं मीन पोजीशन पे फोर्सेस की बात करूं तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टेंशन, सो T बराबर हो जाता है mg के। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फोर्स। ये क्या है, मेरे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, T इज इक्वल्स टू द mg। उसी तरीके से अगर मेरा पेंडुलम यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको लंबा बनाता हूँ, साइड में आ रहा है, तो धरती तो हमेशा नीचे की तरफ ही खींचेगी, यानी कि mg के तरफ, पर टेंशन कहाँ लग रहा है, टेंशन लग रहा है यहाँ की तरफ। तो अब मेरे ऊपर चॉइस है, मैं चाहूं mg को रिजॉल्व कर सकता हूं, मैं चाहूं टेंशन को रिजॉल्व कर सकता हूं, सब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट बनेगा y एक्सिस में, एक कंपोनेंट बनेगा x एक्सिस में। ऑल्टरनेटिव एंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं, ये एंगल यहाँ थीटा है, ये एंगल यहाँ थीटा है। जहां पे थीटा होता है वहां पे क्या बनता है, वहां पे बन जाता है कॉस का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा। सो t cos थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg के साथ बैलेंस, बट t sin थीटा का कंपोनेंट है जो सेंटर के तरफ जा रहा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स मेरा मीन पोजीशन के तरफ जाए या जो फोर्स मेरा सेंटर के तरफ जाए, उसी को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो t sin थीटा यहाँ पर है मेरा रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मेरा वापस मीन पोजीशन पे जाता है। नहीं, टेंशन नहीं लेना है, mg को रिजॉल्व करो, क्या हो जाएगा, mg का फोर्स यहाँ पे है mg, है ना। दो कंपोनेंट जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। चलिए, बट यहाँ पे ये उसी एक्स एक्सिस से आ रहा है, हाँ यही एक्स एक्सिस, मतलब यही एक्सिस से यही लाइन में खींच रहा हूँ, तो मेरा mg का ये कंपोनेंट मिला है। तो अगर y एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है तो y एक्सिस के साथ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा mg cos ऑफ थीटा। mg cos ऑफ थीटा मेरा बैलेंस हो जाएगा t के साथ, है ना। और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा मेरा mg sin ऑफ थीटा, जो मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम के जाने का प्रयास कर रहा है। सो बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे मुझे रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हो गया हमारा फोर्सेस का कॉन्सेप्चुअल पार्ट। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में हम क्या कहते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे फोर्स कम है, मैं थोड़ा सा स्प्रिंग को बाहर खींचूं तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा होगा, अगर फोर्स को जोर से बाहर खींचूं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि निर्भर करेगा स्प्रिंग पे। ऑब्वियस सी बात है, आप बाजार से जाके सस्ती स्प्रिंग लेके आएंगे, सस्ती हल्की स्प्रिंग लेके आओगे तो कुछ ना कुछ फर्क रहेगा प्रोपोर्शनैलिटी का। महंगी स्प्रिंग लोगे तो थोड़ा सा कुछ फर्क होगा। तो कि हमारा पूरा का पूरा मटेरियल पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, इस वजह से हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिजॉल्व करने का कुछ भी नहीं है, सिंपली हम लिख सकते हैं F = 3 - kx। अब मेन सवाल आ जाता है टाइम पीरियड का। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मास है यहाँ पे m और मेरे पास है यहाँ पे मास 2m, तो बोलो सबसे पहले रेस्ट पे कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए ये वाला पेंडुलम रेस्ट पे आएगा, या ऑप्शन नंबर बी ये वाला पेंडुलम रेस्ट पे आएगा। तो फटाफट से आंसर आता है सर जो ज्यादा भारी है। यहाँ कुछ लोग अलग लॉजिक लगा, सर जो ज्यादा हल्का है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। ये सिंपल पेंडुलम की फॉर्मूला है, नीचे कोनिकल पेंडुलम की फॉर्मूला है। मुझे बताओ कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है क्या कि मेरा मास का टर्म हो,
एक जगह बताओ जिधर m नजर आ रहा हो तो नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड मास पे निर्भर ही नहीं करता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्प्रिंग की, तो ये स्प्रिंग की फॉर्मूला है, क्लियरली नजर आ रहा है मास का टर्म है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने एक स्प्रिंग का मास कुछ m लिया है, दूसरे स्प्रिंग का मास कुछ 2m लिया है, तो ऑब्वियसली मुझे टाइम पीरियड में फर्क मिलने वाला है, क्योंकि मास का टर्म यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड से। जितना मास ज़्यादा उतना टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में। बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। इसके बाद जब हम थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं तो समझ आ जाते हैं कि क्लॉक स्लो हो जाता है या क्लॉक फास्ट हो जाते हैं। तो पुराना एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पे आते थे पेंडुलम क्लॉक्स। ओके, क्लॉक आपने पेंडुलम बेसिकली बचपन में कहाँ देखा था? तो बचपन में सबसे पहली बार मेरे हिसाब से आपने क्लॉक में ही पेंडुलम देखा होगा। सो वही बात है, एक क्लॉक आता था, ऊपर उसमें घड़ियाल रहता था, घड़ियाल मतलब वही क्लॉक रहता था, एंड नीचे उसका पेंडुलम ऑसिलेट करता रहता था। तो एक ऑसिलेशन को समय लगता था 1 सेकेंड। ओके, एक ऑसिलेशन को समय कितना लगता था? एक ऑसिलेशन को समय लगता था 1 सेकेंड। तो नीचे जब एक ऑसिलेशन होता था, मैकेनिकली वायर ऐसी लगी हुई रहती थी, अपनी स्ट्रिंग्स ऐसी लगी हुई थी कि ऊपर तब 1 सेकेंड पार होता था। मतलब नीचे का जो मेरा टाइम पीरियड है वो कंप्लीटली डिपेंड करता था ऊपर के कनेक्शन से। नीचे जैसा रहेगा ऊपर समय वैसे चेंज होता था। इस वजह से इसको हम कहते थे क्लॉक पेंडुलम, या फिर पेंडुलम क्लॉक, जैसा आपको कहना है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्लॉक इज रनिंग फास्ट, समय ज्यादा बढ़ रहा है, कि एक क्लॉक है नॉर्मल सेल पे चलने वाला, उसमें 1 घंटा हुआ है और उतनी देर में दूसरे क्लॉक में 2.25 घंटे हो गए हैं। अरे, अब बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर लॉजिक हो जाता है, क्लॉक इज रनिंग फास्ट का मतलब क्या है? क्लॉक इज रनिंग फास्ट का मतलब समझो हुआ 45 मिनट्स है, हुए क्या है? हुए 45 मिनट्स हैं, बट मुझे टाइम कितना बता रहा है? टाइम मुझे बता रहा है 1 घंटा। टाइम मुझे कितना बता रहा है? टाइम मुझे बता रहा है 1 घंटा। यानी कि क्या हो गया है? बेसिकली इनका टाइम पीरियड यहाँ पे कम हो गया है। टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम पीरियड यहाँ पे इनका कम हो गया कि ना बढ़ गया है? सोचो, देखो यही यहाँ पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, और कंफ्यूज करूंगा, आए हो इतनी देर वीडियो अटेंड किया और कंफ्यूज करूंगा। चलो समझो अभी नीचे क्या हो गया है। क्लॉक आर रनिंग फास्ट का मतलब क्या होता है? क्लॉक इज रनिंग फास्ट मतलब रियल समय हुआ है 6 PM से 7 PM, ठीक है, ये मेरा रियल टाइम है। बट क्लॉक में क्या दिखा रहा है? क्लॉक में मुझे दिखा रहा है 6 से लेकर के समझो दिखा दे रहा है 8। तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया हो? टाइम पीरियड मेरा कम हो गया हो, है ना? पहले टाइम पीरियड कितना लग रहा था? पहले टाइम पीरियड लग रहा था 1 सेकंड। अब समझो 1 सेकंड की जगह हवा के झोंके आ रहे हैं और आधे सेकंड में मेरा टाइम पीरियड हो जा रहा है। आधे सेकंड में एक बार मेरा ऑसिलेशन हो जा रहा है, तो ऊपर का कांटा ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। तो जो चीज 1 मिनट में यहां से यहां जानी चाहिए थी, वो आधे मिनट में सेकंड्स का काटा जा रहा है। तो देखो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी सब बदल जाएगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या कर देना पड़ता है? बॉब और उसकी जो लेंथ है मुझे वो बढ़ानी या घटानी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, अभी जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड कम हो गया, मुझे टाइम पीरियड बढ़ाना है। मुझे नहीं चाहिए कि 1 मिनट मेरा आधे मिनट में हो जाए। ओके, अभी कुछ लोग जो ऐसे ही आ गए होंगे ना, डर गए होंगे। ये थोड़ा हायर लेवल है, हायर लेवल नहीं बेसिक है, बट समझना है यार, आज नहीं तो कल। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे लेंथ क्या करना पड़ेगा? लेंथ मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ कम करूंगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड मेरा कम हो जाएगा। सो बेसिकली उस तरीके से हमारा यहाँ पे लेंथ मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली लेंथ बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड बढ़ेगा। ओके, मुझे आधे मिनट में नहीं चाहिए मेरा बॉब खत्म हो जाए, मुझे 1 मिनट में ही बॉब मेरा खत्म चाहिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सिंपली लेंथ को मॉड्यूलेट करना है एंड अकॉर्डिंगली डेटा में आपको आंसर डालना है। बात करें स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सब चीज़ें डायरेक्टली हैं। कुछ इसमें बताने लायक ऐसा नहीं है जैसे वहाँ पे था क्लॉक सा रनिंग या ऐसा समथिंग। एक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ यहाँ पे आती है, अर्थ के अलग अलग हिस्से पे लेके जाते हैं। क्लॉक पेंडुलम में बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी मैं एक लिफ्ट के अंदर हूँ, लिफ्ट मेरी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो मैं सिर्फ जी की वैल्यू नहीं ले सकता हूँ, मुझे जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा T = d2π√L/में जी इफेक्टिव। ओके, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन क्या है। अभी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जी नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पे G-A, G+A, लिफ्ट नीचे की तरफ जाए तो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा यूज करना रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लॉक का समय लिफ्ट के अंदर अलग बताए, घर पे अलग बताएं, किसी सैटेलाइट में चला जाऊं वहां पे जी की वैल्यू कुछ और है तो समय अलग बताए। तो क्लॉक आपको परेशान करेगा पेंडुलम वाला,
ये भोला भाला इंसान है, सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है मास पे। जब तक आप मास से छेड़खानी नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, या जब तक आप केक से छेड़खानी नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे फिर आ जाती हैं कॉन्फ़िगरेशंस जो कि इजी हैं करस्पॉन्डिंगली। वहाँ पे क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जी वाला पार्ट है, लेंथ वाला पार्ट है, यहाँ पे तो ये इजी है। जब जब आपकी स्प्रिंग्स ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हों, सीरीज तो सीरीज वर्ड नहीं, चेन में कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक चेन बन गई है, देखो ऐसा नहीं लग रहा है एक चेन बनेगा। तो जब जब चेन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरी के की फॉर्मूला है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो आपको यहाँ से के इक्विवेलेंट मिल जाएगा, पीछे वाली फॉर्मूला में डाल दे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऐसी है, अभी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली कंफ्यूज होते हैं लोग। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन आप तब कह सकते हो जब यहाँ तो आपकी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एकदम सेम है या तो सिमिलर है, या तो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सेम है या तो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सिमिलर है, तभी आप कह सकते हो कि आपका कनेक्शन पैरेलल में है। अब आप बोलो कि इतना आता है, रुक जाओ। ये पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट सबकी सेम है, सीलिंग में लगे हुए हैं। लास्ट पॉइंट सबकी सेम है, मास में लगे हुए हैं। क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सेम है, तो ये कनेक्शन हो गया मेरा पैरेलल। बट जैसे ही मैं अगला कनेक्शन दूंगा, आधे महाराष्ट्र के बच्चे सीरीज लिख देते हैं, जो कि गलत है। आधे महाराष्ट्र मतलब यूजुअली हर जगह की ये बात है। फटाफट बोलते हैं सर क्या है, चेन ही तो है, सीधे पड़े हैं सब, क्योंकि उनको आदत क्या है, उनको आदत है ऐसा रेजिस्टर्स देखने का। आदत क्या है, आदत हो गया ऐसा रेजिस्टर्स देखने का, ऐसा रेजिस्टर्स वो बनाते हैं एंड बोलते हैं सर वही तो है। नहीं, यहाँ पे देखो, इसका पहला पॉइंट कनेक्टेड है सीलिंग को, इसका पहला पॉइंट कनेक्टेड है दूसरी सीलिंग को, तो दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड सीलिंग को ही है, यानी कि सिमिलर है। और एक पॉइंट इसका भी कनेक्टेड है मास को, इसका भी कनेक्टेड है मास को। तो मैंने देखो कहा था फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सिमिलर है अगर, तो भी आपका पैरेलल है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा क्या है, पैरेलल है। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ऐसे ही फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल बट कम समय के अंदर वीडियोस चाहिए तो चैनल को चेकआउट करते रहें, वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड करते रहें, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स देखते रहें, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहें फॉर अदर कोर्सेज। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।